सुनिए, छोड़ दो पेन, मैं आराम से लिखने का समय देता हूँ, बहुत देता हूँ ना, नहीं देता तो पता है लिखना फटाफट क्यों करो। सुनना, पहले इस विषय का है ना, आप लोग पूरा सारांश समझो कि ग्रामीण विकास आप में से कौन कौन गांवों में रहता है, हाथ खड़ा है। बहुत बढ़िया, इतने सारे गांवों में रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। कितनी है? 6,85,48,437। ये इतनी राजस्थान की जनसंख्या है, 6,85,48,437। इतनी। एक बात और बताओ, बताओ, इस जनसंख्या का 75.10% कहां निवास करता है? ग्रामीण। और मात्र बाकी रह गया वो कौन है? शहरी, 24.90। मतलब राजस्थान की 3/4 जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या अगर गांवों में निवास करती है तो सरकार का दायित्व है कि वह किसका विकास करे? गांवों का। अगर गांवों का विकास नहीं होगा, आप शर्त लगा लीजिए देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि देश का विकास होता है किससे? लोगों के विकास से। और लोग निवास करते हैं कहां पर? गांवों में। इस वजह से सरकार ने गांवों के विकास के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट का नाम है ग्रामीण विकास। अब आपको इतना पता होगा कि आप अगर गांवों में रहते हो तो अगर आप ग्राम पंचायत है तो वहां पर होगा सरपंच, अगर पंचायत समिति है तो होगा प्रधान, और जिला परिषद है तो वो होता है जिला, कौन होता है? जिला प्रमुख। सुना ये त्रिस्तरीय व्यवस्था। आपने अगर पढ़ा है संविधान तो संविधान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत सबसे नीचे स्तर पर आती है ग्राम पंचायत, फिर आती है पंचायत समिति, और फिर ऊपर के स्तर पर आती है जिला परिषद, है ना। पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी का काम करती है। और सबसे ऊपर की संस्था होती है वो होती है जिला परिषद, जिसमें जो व्यक्ति बैठता है वह कहलाता है जिला प्रमुख, जिसे अपन जिले का प्रथम नागरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिले का प्रथम नागरिक। आपको पेपर में सवाल पूछेगा जिले का प्रथम नागरिक कौन है, पहला ऑप्शन होगा जिला कलेक्टर। आप टिक क्या करोगे? जिला कलेक्टर। गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, जिला प्रमुख होगा वह जिले का प्रथम नागरिक होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट और बनाया, और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा? पंचायती राज विभाग। पहले ये पूरा का पूरा एक हुआ करता था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, पूरा का पूरा एक हुआ करता था। लेकिन देखो, ग्रामीण विकास अलग चीज है और पंचायती राज अलग चीज है, तो अपन को दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता पड़ी। इस वजह से अपन ने 1 अप्रैल 1999 को यह विभाग क्या कर दिया? अलग कर दिया। इस चैप्टर के अंदर मैं सारी की सारी उन योजनाओं की चर्चा करूंगा जो गांवों में चलती है। कहां पर चलती है? आपने अगर गांव रहते हो ना तो कई जगह आप लोगों ने एक मकान के ऊपर लिखा देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित। देखा है? सही बताना किस किसने देखा है? आपने भी कई जगह पैसा उठाया होगा इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए, लिया है? 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए, 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए, है ना। ये पैसा मिलता है सरकार, क्योंकि ये गांवों में लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो सरकार ने एक योजना शुरू की, उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना। और दूसरी बात सुनो, है ना, देखो अगर आपने संविधान पढ़ा है, संविधान में आप लोगों ने नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, पढ़े? वो कहां से लिए गए? आयरलैंड से, है ना, पढ़ा है ना। नीति निर्देशक तत्व क्या मानने आवश्यक है? नहीं, आप मानने आवश्यक नहीं, वो सिर्फ नीति है, निर्देश देती है सरकार को कि आपको ये काम करने चाहिए। उसमें एक काम ये भी है कि देश के लोग है ना, उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए, है ना, पढ़े हैं तो रोजगार उपलब्ध करवाए। इसीलिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी और उस योजना का नाम था नरेगा। नरेगा सुना है? हाँ, नरेगा क्या होती है? नरेगा ये होता है कि आप लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का। आपको 100 दिन का रोजगार, हाँ मैडम सुनो, कितने दिन का उपलब्ध करवाया जाता है? 100 दिन का। 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस 100 दिन के अंदर आप लोगों को काम करना है। हमको ये हो जाए हमारा तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं है,
हूँ तो ऐसा वैसा काम। अरे इसमें अकुशल श्रेणी का काम होता है। कैसा अकुशल? अकुशल का मतलब तगाड़ी देखी वाला, पावड़े देखी वाला, कुंड में घालना, मिट्टी टेकनी, कोई नाली बनानी, कोई पेड़ पौधा लगाना, ऐसे काम है ना। अगर आप में काबिलियत है, आप बोलो कि नहीं नहीं मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने बीटेक की है, मैंने बीएससी की है, मैंने बीएड की है, तो भाई तुम लोगों के पास क्या है? कंपटीशन। तुम कंपटीशन दो और कंपटीशन में लगो। बात समझ में आ रही है? सरकार का दायित्व है तुम लोग भूखे नहीं मरो। इस वजह से 365 दिनों में तुमको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो ये सब किसके लिए? गांवों के लिए। क्योंकि गांवों में अगर आपको रोजगार नहीं देंगे तो आपके पास पैसा आएगा नहीं। पैसा नहीं आएगा तो खाना खा पाओगे नहीं, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाओगे नहीं। इस वजह से ये सारी की सारी, मैंने अभी तक सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, एक तो आवास योजना का और एक नरेगा का। तो ये ऐसी कई योजनाएं चलती है राजस्थान के अंदर। तो ये सभी की सभी योजनाएं अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक योजना पढ़ेंगे कि कौन सी योजना के तहत क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। अंबेडकर भवन निर्माण योजना चल रही है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही है। ऐसी कई योजना है जो आप लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ोगे। ये सारी की सारी योजनाएं राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलो अब मैडम ने एक बात बीच में मेरी काटी कि 100 दिन का था, बढ़ाया नहीं क्या? अरे सुनो, ये नरेगा है जिसके आगे म लगता है, अब हो गया मनरेगा। चलो आप में से ये बताओ, आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, तो इस मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ए मतलब है, हाँ एक्ट, सही है भाई, सही है एक्ट। योजना नहीं है, योजना का वाई होता है। यहाँ पर ए दे रहा है, ए का मतलब एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। तुक्का मचका है लेकिन सही हो गया। हाँ अब देखो, ये एन है ना, ये एन है ना, एन 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 का मतलब होता है नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। अब मैडम बताओ, राष्ट्रीय का मतलब क्या? राजस्थान की कि भारत की? भारत की। हाँ तो भारत की योजना ये किसकी योजना है? भारत सरकार की। भारत सरकार ने 365 दिनों में कितने दिन का रोजगार दिया है? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। हम राजस्थान सरकार कद ला रही रहती। रोजगार संवर्ती सूची का विषय किसका? जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है कि राज्य सरकार? दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो गया तो किसका बनाएगा कानून? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार तो 100 दिन का ही देती है ना, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक पॉइंट ऐड किया कि हम लोग 25 दिन का हमारी तरफ से देंगे। तो अब कितने दिन का हो गया? 125 दिन। ठीक है, लेकिन एक राजस्थान सरकार ने एक बात और बोली कि हमारे यहाँ पर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। एक तो सहरिया। सहरिया सुना है? सहरिया कहां पर निवास करता है? सहरिया 12 में। एक कथोड़ी है ना, और एक जनजाति मैं आपको आगे और बताऊंगा, सहरिया, कथोड़ी और खेरुआ। खेरुआ का नाम सुना है? खेरुआ है ना, चलो बता देता हूं। खेरुआ, ये 3 जनजाति बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। कैसी? बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो इनको और ज्यादा रोजगार देने की आवश्यकता है। तो सरकार ने बोला इसको हम 100 दिन का और एक्स्ट्रा रोजगार देंगे। ठीक है, तो इनको कितना मिलेगा? 200 दिन का। अब बात सुनवाई मैडम, 100 दिन का तो दे रही है केंद्र सरकार, 25 दिन का दे रही है राजस्थान सरकार अतिरिक्त सभी को, तो कुल हो गया 125 दिन का। लेकिन 3 जनजाति को मिलता है 365 दिन में से 200 दिन का रोजगार। समझ में आई? ये मैडम ने बताया, पूछा था इस वजह से मैंने बताया। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, उससे पहले आप ऐसा करो कि ये जो बनाए हैं ना मैंने, वो आप अपनी कॉपी के अंदर बना लो।
सबको समझ में आ रहा है? कोई अगर डाउट हो ना तो पूछ लेना, अगर शर्म आ रही है कि डाउट सही ढंग का नहीं है तो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? जैसे कल एक भाई ने पूछा था कि सर स्टूडेंट किस कैटेगरी के अंदर आता है ना? वैसे कोई अगर ऐसा आपको अंदर से यूँ लगे कि ये एक ऐसा सवाल है जो पूछना संभव नहीं है तो मेरे को अलग से पूछ लेना, मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो अगली संस्था लिखिए राजीविका। सुना नाम? गांवों में काम करती है ना? लिखो राजीविका। इसकी फुल फॉर्म लिखना, राजस्थान लिखिए फटाफट साथ साथ में, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 2010 में। दूसरा पॉइंट, यह ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करती है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करती है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह काम करती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, यह रजिस्टर्ड है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। के तहत पंजीकृत है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? कैसा मंत्री? मुख्यमंत्री। एक बात और लिखवा देता हूं, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली का नाम सुने? हाँ, वो नहीं है, रूमा देवी है। रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से है। घर के पास है। अपने आप में गौरव का अनुभूति हो रही है। चलो आगे बताओ। देखो ये क्या है? राजीविका। राजीविका एक संस्था होती है जो क्या करती है कि महिलाओं का विकास करती है, वहां के गांवों का विकास करती है, ठीक है? यहां पर आप लोग एक शब्द देखिए। देखो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का आजीविका का मतलब क्या होता है? आजीविका का मतलब कि मैं दिन के 1000 रुपये कमाता हूं, ये मेरी क्या है? आजीविका, है ना? कोई दिन के 10,000 रुपये कमाता है, वो उसकी क्या है? आजीविका, ठीक है? आजीविका का विकास करना, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यही है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सब बातें ना दरी की दरी रह जाती है, लेकिन जहां पर पैसा चाहिए होता है ना, वहां पर पैसा ही चाहिए होता है। अगर आपको किसी का विकास करना है, आप उसको कोई ऐसा काम लगा कर दे दो कि जिससे उसके पास आजीविका का स्रोत आ जाए, आपको उसकी कोई हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो दिन के दिन रोज के रोज पैसा कमाएगा ना, उसका अपने आप विकास हो जाएगा, है ना? तो सरकार ही चाहती है कि हम क्यों ना गांवों के अंदर ऐसे ग्रुप बना दें जिसको अपन बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। नाम सुना है? स्वयं सहायता समूह। स्वयं मतलब खुद की, सहायता मतलब हेल्प, समूह
ऐसा समूह हो जो स्वयं की सहायता करे, है ना। इसके लिए ये संस्था बनाई गई राजीविका। यह राजीविका है जो स्वयं सहायता समूह और सरकार के मध्य कड़ी का काम करेगी। इनको कोई आवश्यकता चाहिए, आवश्यकता राजीविका के माध्यम से सरकार इनको उपलब्ध करवाएगी। इनको अगर कोई चीज की डिमांड है तो वह राजीविका के माध्यम से किस तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी। इस वजह से देखो ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया है, मुख्यमंत्री। बाकी मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि ऐसी कैसी कोई संस्था का अध्यक्ष होगा, नहीं होगा। मुख्य सचिव हो जाते हैं, कोई मंत्री हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष। उसकी जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग, तो वो मीटिंग कौन लेता है, मुख्यमंत्री। और डायरेक्ट मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये संस्था काम करती है। और ये राजीविका बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो गांवों की आजीविका को बढ़ावा करने के लिए कार्य करती है। बात समझ में आ गई। इसके द्वारा मैं 2 योजनाएं बता रहा हूं, उन दोनों योजनाओं को लिखना। लिखिए, राजीविका द्वारा संचालित योजनाएं। राजीविका द्वारा संचालित योजनाएं। राजीविका द्वारा संचालित योजनाएं। पहली योजना लिखना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह संपूर्ण राजस्थान में संचालित है। बस ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कहां पर संचालित है, संपूर्ण राजस्थान। और राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में इस योजना को संचालित। एक बात और बताता हूं, ये जो आर्थिक समीक्षा है ना, ये नए जिलों के अनुसार तैयार की गई है, ठीक है। उसमें नए जिलों को शामिल किया है। तो ये संपूर्ण राजस्थान में संचालित है, इसका मतलब कितने जिलों में संचालित है, 50। कितने जिलों में संचालित है, 50 जिलों में संचालित है, ठीक है। दूसरी योजना और लिखना, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। यह भारत के 13 राज्यों व राजस्थान के 9 जिलों में संचालित है। भारत के 13 राज्यों व राजस्थान के अब किसी को मन में सवाल आए कि सर 9 जिले कौन से हैं, तो नए 9 जिलों को न तो आर्थिक समीक्षा ने बताया है, और जब आर्थिक समीक्षा ने 9 जिलों को नहीं बताया तो अपन को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं, आपको जब भी राष्ट्र दिखे ना, ये राष्ट्र दिखा, ये राष्ट्र दिखा, राष्ट्र दिखते दिमाग में क्या आएगा, कौन सी योजना, भारत सरकार की योजना है। अगर राजस्थान सरकार चलाएगी तो उस योजना में क्या मिलेगा आपको, राज्य, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक पॉइंट और, यह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है। यह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है। विश्व बैंक का नाम आपने कभी अभी पढ़ा है क्या इस बैच में, हाँ पढ़ा है क्या, किसी ने पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलो आप में से वो विद्यार्थी हाथ खड़ा करे जिसका आरबीआई में खाता है, जल्दी से हाथ खड़ा करो। है आपका है, हाँ बताइए, आरबीआई में खाता है, हाँ आरबीआई कहाँ, कौन सी ब्रांच में खाता है, भाई तुम्हें आरबीआई, भाई तुम वही नहीं, आरबीआई में खाता देश के प्रधानमंत्री का भी नहीं है, वो एसबीआई है डिफॉल्ट, वो एसबीआई है। आरबीआई में व्यक्तियों का खाता नहीं होता, समझ में आई बात,
एसबीआई में बैंकों का खाता होता है, किसका? हाँ, बैंकों का। तो आपका खाता आरबीआई में नहीं है। सुनो, देखिए, सुनिए सुनिए, आप सुनो। आप लोग इंसान, व्यक्ति, मनुष्य, है ना, अपन को काफी बार ऐसा होता है कि पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा रहता है, तो जब पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो अपन पैसे लेते हैं, और जब अपन के पास अतिरिक्त पैसा पड़ता है तो अपन को पैसा जमा कराना पड़ता है। तो अपन जाते हैं एसबीआई में, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। एसबीआई में जाते हैं, एचडीएफसी में जाते हैं, आईसीआईसी में जाते हैं, ये सभी बैंक के जहाँ पर अपन के खाते होते हैं, अपन वहाँ जाते हैं। कई बार ऐसा भी तो होता है कि बैंकों को भी पैसों की आवश्यकता पड़ जाए। आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, मैं बैंक के पास गया कि साहब मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी 500 करोड़ की, मुझे 500 करोड़ का लोन दो। हम बैंक है कि मेरे पास खुद के पास 500 करोड़ नहीं है, लोन कहाँ से दूँ? तो उस समय जो बैंकें होती है ना, वो जाती है आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके नोट होता है ना, उन नोटों पर आप देखो साइन होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता, गवर्नर मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। पढ़ा कभी? हाँ। तो नोट छापने का काम करता है आरबीआई। मैं आपको इकोनॉमिक्स बताऊंगा, कई जगह अपन के दिमाग में आता है ना कि सर गरीबी है, गरीबी इतनी क्यों है, अपन मशीन पड़ी है, मशीनों से धड़ाधड़ नोट छाप लें। नहीं कर सकते, नियम है। आप लोगों को पता है? नहीं, मैं बताऊंगा कभी। हाँ ठीक है, अब आरबीआई की बात हो गई। अब काफी बार ऐसा भी हो सकता है ना कि आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो आरबीआई को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगी? ये विश्व बैंक। इसके अलावा भी आईएमएफ होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अलावा एक एशियाई विकास बैंक आता है, एक एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आता है। ये सारे के सारी बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। कौन सी बैंक है? अंतर्राष्ट्रीय। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो ये विश्व बैंक है ना, यहाँ पर 2-3 बातें और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये विश्व बैंक भी कहीं अगर भविष्य में नाम आएगा ना तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ये विश्व बैंक, पहली बात, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1914 में, 44 में। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो मुख्यालय है वह आपके वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? और वॉशिंगटन डीसी कहां है? डीसी की फुल फॉर्म बताओ। डीसी की फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट नहीं है? विश्व भूगोल पढ़ा? नहीं पढ़ा? कहीं ना कहीं नाम तो आया होगा, वॉशिंगटन डीसी नहीं आया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, क्या फुल फॉर्म है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अमेरिका के अंदर है। कहां पर है? अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अब तीसरी बात बता रहा हूं, इसका अध्यक्ष, और ये आप लिख कर ले लो कि आप किसी ना किसी पेपर के अंदर बैठोगे ना, ये सवाल आपको पूछेगा। ये सवाल आपसे क्यों पूछेगा, उसका कारण अगर मैं आपको बताऊं ना, इसका कारण ये है कि इसका जो अध्यक्ष है वो एक भारतीय है। कौन है? विश्व बैंक का अध्यक्ष एक भारतीय बनना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। और अभी अभी बहुत सारे पेपर ऐसे हुए जहां पर ये सवाल पूछ लिया। इसका जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष का नाम है अजय देवगन, नहीं है, बंगा है, अजय बंगा। ठीक है, तो ये विश्व बैंक है। इस विश्व बैंक ने इस योजना के संचालन के लिए क्या दिया? पैसा दिया। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। विश्व बैंक देखो, विश्व बैंक में है ना, अलग अलग देशों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे अमेरिका कुछ देती है, कहीं अब भारत कुछ देता है, कहीं दूसरे देश कुछ देते हैं। ठीक है, तो अगर विश्व बैंक को वैसे कभी पैसों की कमी पड़ती नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों से पैसा आ रहा है ना। मान लो आज भारत की स्थिति खराब है, अमेरिका की तो अच्छी है, अमेरिका की खराब हो गई, ब्रिटेन की तो अच्छी होगी, ब्रिटेन की खराब होगी, रूस की अच्छी होगी, है ना। तो इस तरह से हमेशा पूरा का पूरा, और कभी इनके पास भी पैसा नहीं रहता ना, तो उसको अपन बोलते हैं आर्थिक मंदी। अपन बोलते हैं कि आज रिसेशन का दौर चल रहा है। रिसेशन मतलब मंदी होती है। ठीक है,
चलो लिख दिया, ये यहां तक लिख दिया। ये 2 योजनाएं किसके द्वारा संचालित है? अरे बोलो, राजीविका। राजीविका की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2010 में हुई। कब हुई? इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है, हाँ, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। हाँ बताओ, एमएलए कहां से? सांगानेर, जयपुर से। देखिए, अब राजीविका मैंने पूरा करवा दिया। राजीविका के बारे में सामान्य बातें बता दी और संचालित योजनाएं बता दी। अब और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अपन के ग्रामीण विकास के द्वारा चल रही है, सुनना। अन्य योजनाएं, अन्य योजनाओं में मैं एक योजना बात करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जन बताऊंगा मैं इसके बारे में भी, है ना, ये आगे मैं इसके बारे में पॉइंट लूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपको सारी की सारी योजनाएं ना इसके अंदर मिल जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखो, इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत गांवों में घर बनाने के लिए आपको क्या दिया जाएगा? पैसा। बस बात ये ध्यान रखनी है, पैसा मिलेगा कितना? गांवों में घर बनाने के लिए पैसा मिलेगा 1,20,000 रुपए। कितने? 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभियान शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा शुरू किया था? स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सब लोग अपने घरों में कम से कम शौचालय का तो निर्माण करें। किसका निर्माण करें? शौचालय। बाकी उससे पहले अपन गाँव में देखते होंगे सुबह का माहौल जो भयंकर होता था, है ना। तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि कम से कम शौचालय का तो निर्माण करना ही करना है। तो इस वजह से इस योजना के तहत मैं आपको 12,000 रुपए और अतिरिक्त देता हूं। 1,20,000 से तो क्या करो? घर बनाओ, और 12,000 रुपए शौचालय के। ठीक है। और तीसरी बात और सुनना, नरेगा के तहत आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो, कभी किसी का घर बनाते हो, कभी किसी की रोड बनाते हो, कभी किसी का पौधारोपण करते हो। तो मोदी जी ने बोला कि 100 दिन देता हूं मैं काम करने के नरेगा के तहत। कितने दिन देता हूं? उसमें से 90 दिन आप लोग अपने घर पर लगाओ और अपना घर बनाओ, और 90 दिन की मजदूरी भी हम लोग आपको देंगे। आप में से टार्जन मूवी देखी किसी ने? आपको पता है टार्जन में एक सरदार जी हुआ करते थे, होते थे ना। वो सरदार जी ने ना हीरो को क्या बोला, क्या कि तू ऐसा कर, अपनी कार बना और पगार मैं दूंगा। कहा ना, वो यहाँ पर सरदार जी है, यहाँ पर मोदी जी है। मोदी जी ने क्या बोला कि 90 दिन तुम लोग अपना घर बनाओ और मजदूरी किससे लो? नरेगा के तहत लो। 10 दिन बार काम करना है, 90 दिन आपको अपना घर बनाने के लिए। तो 3 बातें ध्यान रखनी, 1,20,000 रुपए आवास बनाने के लिए, 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए, और तीसरी बात 90 दिन की मानव मजदूरी दी जाती है। कितनी मजदूरी? 90 दिन की। ठीक है। 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है। 60 रुपए कौन देगी? केंद्र सरकार। और 40 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार। ये इतनी बातें हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। समझ में आ गई? कोई बड़ी बात नहीं है, जो आंकड़ा बताया वो पता होना चाहिए। लिखो फटाफट। योजना की शुरुआत 2016।
कोई इसमें ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो बता देना मेरे को। देखो मनरेगा में अलग अलग रुपए हैं, है ना। अगली योजना मनरेगा है ना, बताऊंगा एक एक पॉइंट। वैसे लगभग 238 रुपए हैं जो अकुशल श्रमिक को मिलते हैं। ये जो तनख्वाह होती है ना वो हर बार चेंज होती रहती है। अभी लेटेस्ट 238 रुपये चल रहे हैं। पूरे दिन या घंटे पर तो नहीं है, कुछ काम का लक्ष्य दिया जाता है, जैसे पौधारोपण करना है ना, या फिर कई जगह सफाई करनी या कई जगह गड्ढे खोदने हैं या नालियां बनानी है ना, इस तरह का काम होता है। ये तो देखो पेपर की बातें हैं, लेकिन वास्तव में काम होता नहीं है और पैसा उड़ जाता है। ठीक है, योजना क्लियर है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें कोई भी पॉइंट समझ में तो नहीं आया, कोई ऐसा पॉइंट दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है, ये पॉइंट थोड़ा समझ लेना, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, है ना। इसमें देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों को अपन ऑटोमेटिकली निकाल देते हैं जिनको आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई गांव में ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकारी नौकरी है, तो मुझे बताओ उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा दिया जाना चाहिए? तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। दूसरी बात, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्स दे रहा है सरकार को टैक्स दे रहा है, इसका मतलब उसकी तनख्वाह या उसकी सैलरी 5 लाख से ज्यादा है, तो उसको इस योजना के तहत लाभ दिया जाना चाहिए? वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अब कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको तो दिया ही जाना चाहिए, जैसे कोई गांव का एक ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब अपाहिज, है ना, दिव्यांग तो है, साथ में बीपीएल भी है, तो बताओ उसको इस योजना के तहत सहायता मिलनी चाहिए ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना। ठीक है, चलो दूसरी योजना लिखो आप, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्या होता है? डांग क्या होता है? जोर से बोलो। आदिवासी नहीं, थोड़ा जोर से। भरतपुर और सवाई माधोपुर करौली का क्षेत्र है डांग। और कोई और ज्यादा स्पष्ट बताएगा? नहीं, हाँ बस मैं यही सुनना चाह रहा था, इसने सही बोला है। चंबल नदी के आसपास। सुनो, चंबल नदी आप लोगों ने भूगोल पढ़ी है, राजस्थान की नदियां पढ़ी? चंबल नदी का नाम सुना? चंबल नदी जब बहती है तो वो बीहड़ का निर्माण करती है। कौन सी? बीहड़। बीहड़ क्या होता है? ये चंबल नदी जब बहती है ना तो इतनी डीप डीप घाटियां बनाती है, न्यू बहती है, और ये डीप घाटियां बनती है ना, तो इन घाटियों के अंदर डाकू लोग निवास करते हैं। कौन डाकू? आप है ना, चंबल जिला है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, उस चंबल जिले के अंदर आप चले जाओगे ना तो ये डाकू लोग देखते हैं कि गाड़ी आई, उसको लूटो। एक इस पर मूवी बन रखी है अपूर्वा, नेटफ्लिक्स पर है, कोई फ्री हो तो देखना, अपूर्वा। वो चंबल जिले पर है पूरी की पूरी। इसके अलावा आप लोगों ने अभी एक मूवी और देखी है 10वीं फेल, ये आईपीएस वाली, वो भी चंबल जिले का था। वो जो आईपीएस बना है ना मनोज, वो जिला कौन सा? चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के अंदर। वो डाकू वो पहले पुलिस वाले पकड़ कर लेके गए थे उसको, है ना। तो चंबल ऐसा जिला है जहां पर डाकू लोग निवास करते हैं। ठीक है, और चंबल नदी इन क्षेत्रों से बहती है ना, वहां पर बहुत डाकू लोग हैं, और डाकू लोग है ना कि किसी को छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? कि उनके में शिक्षा नहीं है, सामाजिक उत्थान नहीं है।
तो सरकार ने उन डाकुओं के लिए इस योजना को शुरू किया और इस योजना का नाम क्या है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बात समझ में आई? ये राजस्थान के 9 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 9। ठीक है, लिखो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये दस्यु का मतलब क्या है? हाँ, दस्यु का मतलब डाकू। ये मैं दस्यु शब्द क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि हाँ, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये दस्यु शब्द इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आर्थिक समीक्षा में यही शब्द दिया है, दस्यु। ठीक है, इस योजना की शुरुआत हुई 2005-6 में। बारह में राजस्थान की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी खुली है। कौन सी यूनिवर्सिटी? माइनिंग का मतलब? माइनिंग का मतलब खनन नहीं, खनिज है ना, खनिज यूनिवर्सिटी। उससे पहले राजस्थान में इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, सब यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन माइनिंग नहीं है। राजस्थान की पहली माइनिंग झालावाड़। झालावाड़ में एक शहर है झालरा पाटन, जिसको अपन बोलते हैं घंटियों का सर। कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़। एक नाम सुना होगा आपने, करौली, डांग की रानी। हाँ, डांग तो सुना है ना नाम आपने, डांग। ठीक है, एक डांग का राजा, हाँ धौलपुर, ये डांग का राजा। एक भरतपुर, ये राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। कौन सा प्रवेश द्वार? हाँ, पूर्वी। सिंह द्वार है अलवर। कौन सा? अलवर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। और मानसून का प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा। ये चारों प्रवेश द्वार पता होने चाहिए, दिमाग पेपर में आएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये बाघों की नगरी कहलाता है क्योंकि यहाँ पर रणथंभौर है। क्या है? रणथंभौर। बताओ, रणथंभौर यूनेस्को में, सॉरी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं है? चलो ये बताओ, भारत राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3, 4, 5, 6? 3 ही है। हाँ बताओ, पहला पहला केवलादेव, दूसरा, हाँ तीसरा, सरिस्का या मुकुंदरा? मुकुंदरा है, सरिस्का नहीं है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। और गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी हो गए 9 जिले हो गए ना, बस। बढ़िया सा बॉक्स वॉक्स बना के पैक करना, क्योंकि ये जिले याद करने पड़ेंगे आपको। आपका प्री 3 साल बाद है, 4 साल बाद है। ये चीजें चेंज होगी नहीं, चाहे 4 साल बाद हो, 3 साल बाद हो। मैं 4 साल से ये चीज पढ़ा रहा हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपके पेपर में यही आएगी 4 साल बाद भी। कौन सी योजना है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। चंदन,
ये चांदान स्केल को यूज कम करना सीखो थोड़ा। स्कूल के जीवन से बाहर लेकिन निकलिए आप में से ऐसा कौन है जिसने लास्ट ईयर ही 12वीं पास की है? और कोई स्कूली विद्यार्थी है क्या जो स्कूल में है अभी भी? नहीं है? कोई है स्कूल में? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने स्नातक पास की है? स्नातक पास किया आपने? एक मैडम ऐसा है ना, आपने स्नातक कर ली? एक मैडम और थी ना, वो पीछे बैठती थी। हाँ, आपने भी स्नातक कर ली? अरे स्नातक ग्रेजुएशन एक ही होती है। तीन नंबर, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये मेवात अलवर और पहले भरतपुर था। अब मेवात क्या होता है? एक समुदाय है मेव। कौन सा? मेव। आप लोग है ना, देखो जनजातियां पढ़ोगे, जैसे शहरिया 12 में निवास करती है, कथोड़ी उदयपुर में है ना, खीरवा उदयपुर में, ये जनजातियां, भील उदयपुर में है ना, ये जनजातियां हैं। वैसे एक समुदाय और है, मेव समुदाय। ये मेव समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय है। सरकार ने सोचा कि इनका विकास किया जाए, तो इनके लिए एक अलग से योजना संचालित की जिसका नाम रखा मेव समुदाय, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, है ना। तो ये सिर्फ किसके लिए? मेव समुदाय के विकास के लिए। ठीक है, लिखो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये पेन दिख रहा है? मेव समुदाय के विकास के लिए। अरे गप्पे मत टिकाओ रे। शुरुआत 2005-06। कोई बातें करता है ना, मैं लिखा था कुछ और लिखा दूंगा। हाँ, ये मेवात समुदाय लिखाते मैं लोक देवता बताता हूँ, भोपे जी, रामदेव जी, बापू जी, हड़बू जी। हाँ, तो ध्यान रखना, कभी बातें मत करना। यह राजस्थान के 3 जिलों में संचालित है। यह राजस्थान के 3 जिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं फोन कर ही रहा था। थी आए आज पूरा राजस्थान देख रहा है आज आपको। अलवर, खेरथल, तिजारा और डिग। कौन सा? हाँ, डिग। डिग के मेल आते हैं ना। हाँ, भरतपुर नहीं है, 3 ही है, अलवर, खेरथल और डिग। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना। भरतपुर पहले था, इसमें पहले 2 ही थे, अलवर और भरतपुर, अब 3 है। मेव समुदाय विकास कार्यक्रम। समझ में आ रही बातें? ये एक एक चीज पढ़ लेना भाइयों, गारंटेड इनसे बाहर कई सवाल नहीं आएगा आपके। आप अगर आर्थिक समीक्षा की किताब देखोगे ना, ये दिमाग सूझ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मेरे खुद के नोट्स है। ये इतिहास में पढ़ो आप, ये करवाया होगा ना इतिहास में। तो ये सब चीजें तो मेव है, तो मेव अलवर भरतपुर, उस समय अलवर भरतपुर था।
किसान आंदोलन एक पूरा का पूरा टॉपिक आता है, बिजोलियान, बेगुन, बहुत सारे निमराणान, नीमू चढ़ान। लिख दूं आगे? चार नंबर, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नाम BADP क्या है? इंग्लिश में ध्यान रखना, वो सिर्फ इतना पूछेगा BADP राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, पता ही नहीं चलेगा BADP है क्या। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप में से इंग्लिश किसकी है सबसे ज्यादा अच्छी है? कौन इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है? हाथ खड़ा करो। कौन पढ़ा हुआ है? %100% सही है। अच्छा, AA लिख दिया मैंने, MM आएगा। हाँ, MA मैंने AA लिख दिया। सुनो, ये क्या लिखा? सीमावर्ती क्षेत्र विकास। अब सीमावर्ती का मतलब क्या? बॉर्डर किसके? पाकिस्तान के। अब एक बार एग्जांपल दूं मैं आपको। पहले क्या होता था कि बाड़मेर जिला गडरा से शुरू होता और ठेठ कल्याणपुर तक जाता। कल्याणपुर देखते ना, कल्याणपुर पार करते क्या आता? जोधपुर, है ना। अब एक बात बताओ कि मुझे कार लेनी है, कार। मैं बालोतरा के अंदर रहता हूँ, है ना। मैं बालोतरा के अंदर रहता हूँ, कार का शोरूम बाड़मेर में भी है और जोधपुर में भी है। मैं बालोतरा के अंदर रहता हूँ, मैं बाड़मेर जाऊंगा कि जोधपुर जाऊंगा? इसी वजह से बाड़मेर का कभी विकास हो ही नहीं पाया। हाँ, समझ में आई बात है? नहीं आई? आई। इसी वजह से बाड़मेर का विकास नहीं हो पाया। बालोतरा ज्यादा डेवलप हो गया। आप बालोतरा जाकर देखो, वहां पर बहुत सारे रोजगार है। बाड़मेर कुछ नहीं है, केराडू है, जय है माथो टिकाया हो रहा बस। तो इसी वजह से सरकार को लगा कि सीमावर्ती क्षेत्र है, इनका विकास करना बहुत जरूरी है। तब इन सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम है BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप देखो बालोतरा, जिस तरह से आप लोग सेंट्रल की तरफ बढ़ोगे ना, जिस तरह से आप राजधानी की ओर जाओगे, विकास बढ़ता जाएगा। आप बाड़मेर हो, बाड़मेर से बालोतरा जाओ, थोड़ा और ज्यादा डेवलप। बालोतरा से जोधपुर जाओ, और ज्यादा डेवलप। जोधपुर से नागौर जाओ, अजमेर जाओ, फिर जयपुर जाओ, जयपुर तो बहुत ज्यादा डेवलप। समझ में आ रही है बात? इसी वजह से कई जगह 2-2 राजधानियों का भी प्रावधान है। मैंने कल भी बात बताई थी, है ना। अब बाड़मेर वाले को कोई काम है, राजधानी जाएगा जयपुर। अगर आप सोचो राजस्थान की एक राजधानी जोधपुर बना दे तो काम और अच्छा होगा कि नहीं होगा? आज बाड़मेर वालों को जोधपुर जाना पड़ेगा कि जयपुर जाना पड़ेगा? जोधपुर। और इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने विकेंद्रीकरण किया। उच्च न्यायालय बनाया कहाँ? जोधपुर। अगर आप सोचो उच्च न्यायालय भी कहाँ होता? जयपुर। तो जोधपुर भी बाड़मेर जैसा ही होता। हाँ, ये रियलिटी है। समझ में आ रही बात? ये क्यों अपन ने किया? उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय उन्होंने मांगा था कि उच्च न्यायालय कहाँ हो? जोधपुर के अंदर। क्योंकि उसको पता है अगर विकास करना है तो कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए।
बालोतरा का विकास इस वजह से हो पाया क्योंकि बालोतरा में रिफाइनरी आ गई, है ना, तब बालोतरा। बाढ़ में थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है ना, ये मंगलान, ऐश्वर्यान, भाग्यम, सरस्वती, इनकी वजह से हुआ है, ये कुओं के नाम है ना, हाँ, इनकी वजह से विकसित हो पाया है। ठीक है, अगर ये नहीं आते तो विकसित नहीं हो पाता। लिखो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। चाय बहुत जरूरी है जीवन में। शुरुआत 1993-94, और खास बात ये कि यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं। पंचवर्षीय योजना पढ़ी नहीं है अभी तक? पढ़ी नहीं ना? हाँ, बाद में पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। अभी बंद हो गई है जब से नीति आयोग बना है। नीति आयोग का नाम सुनते हो? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब से बना है तब से पंचवर्षीय योजना बंद कर दी। पंचवर्षीय योजना शुरू की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पंचवर्षीय योजनाओं का पितामह बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखते, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, है ना। ये पुस्तक यूपीएससी के लिए बोली जाती गीता, कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसमें पूरे का पूरा आधुनिक भारत दे रखा है। जब से जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए उन्होंने कौन कौन से काम किए, तब से लेकर देश स्वतंत्र हुआ और जब तक वो मरे, पूरा का पूरा जीवन दे रखा है उसमें। यह योजना राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में संचालित है। सीमावर्ती जिलों में संचालित है। सीमावर्ती जिलों के नाम लिखवा रहा हूं। श्री गंगा नगर, इसको अन्न का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा, क्योंकि कपास सर्वाधिक गंगानगर, गन्ना सर्वाधिक कहां पर? गंगानगर। हाँ, ये दान है खड़ा, श्री गंगानगर। दूसरा अनूपगढ़, अनूपगढ़। बीकानेर, बीकाजी द्वारा स्थापित बीकानेर। जैसलमेर। और बाड़मेर को थोड़ा यूं बढ़िया लिखना, अपना जिला है। फड़ौदी सरकार को कोई पता नहीं है कि नहीं है। सरकार ने मैप जारी किया, उसमें फड़ौदी को बताया सीमावर्ती जिला। अब मुझे बताओ, आर्थिक समीक्षा किसने जारी की? आर्थिक समीक्षा किसने जारी की? मैंने जारी की। तो आपने जारी की? तो सरकार ने जारी की। तो सरकार ने फड़ौदी को उसमें लिखा ही नहीं। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, सरकार को पता नहीं है कि फड़ौदी सीमावर्ती है कि नहीं है। ईमानदारी से बताऊं, घर की बात बताओ कि नहीं? फड़ौदी है नहीं सीमावर्ती। हाँ, फड़ौदी सीमावर्ती नहीं है। मैप नहीं लगा हुआ? हाँ, लगा हुआ है। हाँ, ये मैप एकदम सही है। ये मैप एकदम सही है। जो मैप फड़ौदी को सीमावर्ती बता रहा है ना, वो भविष्य में गलत हो जाएगा। ये मैप एकदम सही है। ठीक है, तो फड़ौदी सीमावर्ती, लेकिन ये बात मैं बोल रहा हूं, सरकार ने नहीं बोली है। आगे भविष्य में बोलेगी सरकार। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्लियर हो गया। ये कितनी योजना हो गई? 4। एक योजना और लिखो, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये घर पे जाके ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आप लोगों को। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा बताओ किसको बोलते हैं? पाली राजसमंद, पाली राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा,
उदयपुर। मगरा, देखो इस योजना का संचालन जहां पर है ना, वहां पर बता रहा हूं आपको इस संदर्भ में। मगरा क्या होता है? मगरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर या तो अरावली पर्वतमाला है या अरावली पर्वतमाला का कटा फटा भाग है। अब मुझे बताओ, आप खेती कहाँ करोगे? पहाड़ों पर करोगे? पहाड़ों पर खोदोगे कैसे भाइयों? पहाड़ थोड़ी गिती लेन टिको नहीं खोदा जाएगा। जो खेती होती है ना, वो होती है मैदानी क्षेत्रों में। इस वजह से जो पूर्वी मैदान है ना, वहां पर खेती भरमार होती है, भरमार। या आप देख लो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, है ना, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कटा फटा क्षेत्र है। आप थोड़ा खोदोगे पत्थर आ जाएगा, खेती नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर उद्योग है, तो लोगों का विकास कैसे करोगे? तो सरकार ने योजना शुरू की, कौन सी? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बात समझ में आई? लिखो शुरुआत 2005-06। शुरुआत 2005-06। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो अत्यधिक कटा फटा है। कैसा है? जो अत्यधिक कटा फटा है। मगरा कहलाता है। यह योजना ब्यावर की बादशाह की सवारी बहुत ज्यादा फेमस है। सुना है? नहीं सुना? बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर की, ठीक है। ब्यावर, ब्यावर पाली, पाली, पाली में जवाई क्षेत्र है। पाली, भीलवाड़ा, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, भीलवाड़ा। राजसमंद, ये तिलक के आकार का है। किसके आकार का? तिलक। तिलक है क्या? देखो है, तिलक यूं लगाते हो, है ना, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से पतला है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम नहीं, जिसका जिला मुख्यालय राजसमंद में नहीं है, राजनगर में। बाड़मेर में कलेक्ट्रेट कहाँ है? बाड़मेर में, बलोत्रा में? बाड़मेर में। जैसलमेर में कलेक्ट्रेट, जैसलमेर में। पोखरण में नहीं है। लेकिन इसका जो कलेक्ट्रेट है ना, वो राजसमंद में नहीं है, राजनगर में है। राजसमंद और उदयपुर, ये इन जिलों में संचालित है। उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, सफेद शहर की संज्ञा दी गई है, सफेद शहर। और द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड बोलते हैं। द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन राजस्थान नहीं, भारत नहीं, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन शहर है। और वास्तव में है भाइयों, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जाकर देखोगे ना, तो आपको यूं लगेगा कि जैसे वास्तव में इसको प्लानिंग के साथ बसाया गया है। एक तो ये सर देखना जीवन में कभी, और कभी मौका पड़े ना तो चंडीगढ़ जाना। कहाँ पर? हाँ, चंडीगढ़। ये दोनों शहर ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि वास्तव में शहर होते हैं ये। चंडीगढ़ को इतनी वास्तुकला आप देखोगे, इतनी भव्य वास्तुकला है, चौड़ी रोड है, जगह जगह पर आप लोग देखोगे कि बिल्डिंगें किस तरह से बनी गई है। पूरी प्लानिंग के साथ उस शहर को बसाया गया, चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। ये कौन सी योजना है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये 5 योजना मैंने एक साथ करवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन 5 में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कोई भी अगर मन में डाउट आए तो मन को मन में मत रखना, है ना, बाहर निकाल देना, नहीं तो जीव दौरा होगा। कोई डाउट नहीं है? वो एसबीबी जो होती थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, है ना, उसका मर्ज कर दिया एसबीआई। पहले क्या होता था, जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर नहीं, राजस्थान,
तो बीकानेर या जयपुर के नाम से बैंक संचालित की। वैसे के वैसे अगर गुजरात है तो वहाँ पर शुरू कर दी SB वडोदरा VA, SBVA, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा इन अहमदाबाद। समझ मारी बात। लेकिन अब क्या किया, ये सब SBVJ इन सबको हटाकर एक पूरा का पूरा ग्रुप बना दिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक एग्जांपल और दूं इसका, पहले फेसबुक होता था, अलग था, इंस्टाग्राम अलग था और व्हाट्सएप अलग था। ये तीनों अलग, तीनों है तो एक आदमी का और तीनों है अलग अलग, है ना। बाद में इसने क्या किया, इन तीनों को एक करके एक नई कंपनी बना ली, मेटा। मेटा AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप साइंस एंड टेक पढ़ोगे ना, साइंस एंड टेक में बहुत बड़ा पोर्शन है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि एक कोई मशीन है लेकिन वो सोच सकती है किसकी तरह, मनुष्य की तरह। आप वो अगर इसके बारे में जानना हो ना तो आप क्या करना, व्हाट्सएप पे रहना, एक ब्लू गोला आएगा, है ना, आप लोग उस पर जाना, आप उसको मैसेज करना हाय, वो हाय भेजेगा। और वो हाय कोई लड़का या लड़की नहीं भेज रहा है, वो मशीन भेज रही है। समझ में आई। आप है ना ट्रेन की टिकट बुक कराते हो, IRCTC का नाम सुना है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC एक वेबसाइट है। आप वहाँ पर टिकट बुक कराते हो, आपको पता ही नहीं है कि टिकट बुक कराऊँ, मुझे सूरत जाना है, ट्रेन कौन सी है कौन सी नहीं है, अनपढ़, कुछ पता ही नहीं। वहाँ कॉर्नर में एक नाम लिखा, दीक्षा। क्या नाम लिखा है, दीक्षा। दीक्षा कौन है, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। आप उसको लिखना कि मुझे बाड़मेर से सूरत जाना है, कृपया ट्रेन का मार्गदर्शन कराएं। वो पूछेगी समय कौन सा, आप लिखोगे 6 से 10 के मध्य, वो ट्रेन का लिंक भेजेगी। आप उसको पूछोगे कोई ट्रेन में सीट खाली है, वो पूछेगी 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, स्लीपर, जनरल। आप कहोगे बेरोजगार हूँ, जनरल, तो जनरल, तो जनरल पे टिकट बोलेगे जनरल के लिए टिकट के लिए कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे कि थोड़ी हमें ठीक है नौकरी लग गई, तो क्या स्लीपर, तो स्लीपर में बोलेगी इसमें कोई ट्रेन की बुकिंग खाली नहीं है, तत्काल ओपन होगी, वो सब बोलेगी भाई साहब। उसको अपन बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। समझ में आई। तो वो मेटा है, मेटा। आपको करंट अफेयर के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। साइंस एंड टेक, उसमें आप लोग पढ़ोगे स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, स्पेस में जितनी चीजें हो रही है वो सब पढ़नी पड़ेगी। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग AI बना रखे हैं। समझ में आ रही है। जैसे आपने कभी संकल्प पे फोन किया है ना, फोन किया कभी नहीं किया, कभी है ना संकल्प के हेल्पलाइन पर फोन करके देखना, वो यूं बोलेगा संकल्प क्लासेस बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत है, अगर आप हमारे प्रतिनिधि से बात करना चाहते तो 1 दबाएं। वो संकल्प ने किसी को रखा नहीं है, नहीं, वो मशीन है, मशीन बोलती है, वो मशीन है AI। समझ में आ रही है। हाँ, तो ये सब चीजें होती है। चलो, ये 5 योजना क्लियर हो गई। चलो अब मैं एक योजना और बता रहा हूं। क्या हो गया, कुछ नहीं। हाँ, एक योजना और, इस योजना का नाम है MP लैड। MP लैड फुल फॉर्म क्या है, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, L का मतलब लोकल, A का मतलब एरिया, B का मतलब, MP का मतलब सांसद के विधायक, सांसद। आप सांसद को चयन करके भेजते हो विधानसभा में के लोकसभा में। राजस्थान से लोकसभा सीटें कितनी है, राजस्थान से राज्यसभा सीटें कितनी है, 10। राजस्थान से टोटल संसद की सीटें कितनी है, 35। अब आपने संसद को भेजा है, अभी अभी आपने चयन किया उम्मीदवार राम बेनीवाल का, ठीक है। तो उम्मीदवार राम बेनीवाल का कोई ना कोई कर्तव्य है कि अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति, नहीं है, है। और आप लोगों ने वोट दिया अपना अमूल्य, तो सरकार इसको 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए देती है। कितने, 1 साल में 5 करोड़। सांसद का कार्यकाल होता है 5 साल, अगर वह लोकसभा का है, अगर वह राज्यसभा का है तो 6 साल होता है ना। इसमें 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं। 1/3 सदस्य क्या है, क्या 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते हैं, है ना।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो इनको प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलता है, मतलब लोकसभा का सांसद उसको अपने कार्यकाल में मिलेंगे 25 करोड़ रुपए। कितने? 25 करोड़। कितने जीरो लगेंगे? और अगर राज्यसभा का सांसद तो मिलेंगे 30 करोड़, है ना? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो ये जो सांसद होते हैं वो अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य करवाना है तो घोषणा कर देते हैं कि मैं अपनी तरफ से सांसद कोष से 3 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। वो जो घोषणा की है ना, वो अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। पैसा किसका है? सरकार का। बात समझ में आ रही है? तो इस योजना का नाम क्या है? MP लैड। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक सांसद को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। समझ में आ गई? इसके अलावा मतलब हाँ, पैसा इतना ही मिलता है इस योजना के अंदर। इसके अलावा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस योजना की बात कर रहा हूं। इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसे तो अनाप शनाप मिलता है ना? ऐसे तो आप कोई भी काम करवा सकते हैं, है ना? इस योजना के तहत, इस योजना की बात कर रहा हूं, है ना? MP लैड के तहत कितने मिलता है? 5 करोड़। लिखो MP लैड। इसकी फुल फॉर्म लिखना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। हिंदी में क्या बोलेंगे? सांसद। अगला स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। थक गया? लिख दिया? लिखो शुरुआत 1993। राज्यसभा मनोनीत भी तो करता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति सांसदों को मनोनीत भी तो करता है कि नहीं करता है? हाँ। लोकसभा में कितने करता है? हाँ, अब नहीं करता। बहुत बढ़िया। पहले 2 करता था एंग्लो इंडियन, अब नहीं करता। राज्यसभा में करता है 12। राज्यसभा में करता है 12। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ की पाँच करोड़ के 5 करोड़ के विकास कार्यों की अनुशंसा
जिला कलेक्टर को कर सकता है। एक बात बताओ कि आपने लोकसभा के सांसद को साल के 5 करोड़ रुपए दिए और मैंने क्या बोला, उसके संसदीय क्षेत्र में खर्च करना है। बात समझ में आई? जैसे बाड़मेर में एक उम्मीदवार राम बेनीवाल है, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तो वो वहां पे खर्च करेगी। आपने ओम बिरला का नाम सुना होगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष है, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वह है कोटा बूंदी, तो वो उन 2 क्षेत्रों पर खर्च करेंगे। ठीक है। आपको पता है राजस्थान से राज्यसभा सांसद जाते हैं कितने? 10। अब मुझे बताओ, राजस्थान से राज्यसभा सांसदों में एक नाम है सोनिया गांधी, ये अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। अब मुझे बताओ आप, उसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? जयपुर है? वो राजस्थान से ही है भाई। पहले मनमोहन सिंह थे, उनकी जगह पर बनी है सोनिया गांधी, वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, आज की तारीख में है। उसको भी 5 करोड़ रुपए मिलेंगे साल के। अब मुझे बताओ, उसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, अलवर है, नागौर है, खेरथल है, डिग है, कोटपुतली है, दुद्दू है, कौन सा है? कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा के सांसद पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। कहां पर? पूरे राजस्थान में कहीं पर भी। लोकसभा का है तो उसको अपने संसदीय उम्मीदवार राम जी सोचे कि हूँ जोधपुर जहां पैसा खर्च करा ना, ओम बिरला जी सोचे कि मैं बाढ़ में आके 2 करोड़ रुपए दान करना चाहता हूं, नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? चलो एक बात और समझाता हूं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, करता है? करता है कि नहीं करता है? चलो, अब उसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वो पैसा कहां खर्च करेगा? वो पूरे भारत में कहीं पर भी खर्च कर सकता है। कहां पर? पूरे, वो सोचे कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वो सोचे कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, वो सोचे अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार, वो सोचे कि श्रीलंका, ना श्रीलंका ना, पूरे भारत के अंदर खर्च कर सकता है, भारत के बाहर नहीं। 3 बातें, लोकसभा का सांसद है, अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करेगा, राज्यसभा का है, पूरे राज्य में कहीं पर भी करेगा, लेकिन राज्यसभा का मनोनीत है, वो पूरे भारत में कहीं पर भी करेगा। ठीक है? ये 3 बातें क्लियर है? लिखो इसको, 3 बातों को। ये लिख दिया ना? आगे बढ़ू? इसमें लिखना लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा सांसद संपूर्ण राज्य में और राज्यसभा के मनोनीत सांसद के मनोनीत सांसद संपूर्ण भारत में जिला कलेक्टर को कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एमपी साहब के खाते में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैंने घोषणा की 3 लाख रुपए की, मुनीम को बजाय 3 लाख रुपए काटे लिया, उसको दे दिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। समझ में आई बात? वो लेटर भेजेगा अपने लेटर पेड पर जिला कलेक्टर को, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर कि ये कार्य करवाने के अनुशंसा करने बाबत काम करवाएगा जिला कलेक्टर। पैसा किसका लगेगा? सांसद की कोष से। ऐसा थोड़ी होता है, काम नहीं करवाए, हो भी सकता है,
मैंने क्या बोला, भारत में सब कुछ संभव है, वो अंदर की बात है। ठीक है, एक बात और मैं लिखवा रहा हूं, उसको नोट डालकर लिखना। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर 1 करोड़ रुपए तक के 1 करोड़ रुपए तक के व्यय की अनुशंसा कर सकता है। आप लोगों ने भारत की नदियां पढ़ी है क्या? भारत की नदियां पढ़ी? भारत बोल रहा हूं, भारत। राजस्थान की पढ़ी, भारत की नहीं पढ़ी? भारत की नदियां पढ़ोगे ना आप, तो एक दो सब पढ़ोगे कि ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। शोक होता है जब कोई नदी की वजह से बहुत बड़ा जन धन माल के नुकसान होता है, तो उसको अपन बोलते हैं शोक। असम की मैं बात करता हूँ, असम में क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से आती है। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी में नदी यूं चिपक कर चलती है, कैसे? यूं। और असम एक मैदानी क्षेत्र है, तो पहाड़ों में यूं चल रही है, और मैदान में आते ही नदी यूं फैल जाएगी। पानी का बहाव क्षेत्र बहुत भयंकर होता है, और बोलते हैं कि नदी असम में लाटा ले लेती है। क्या लेती है? लाटा, मतलब पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तो वहां पर आप पूरे साल में कहीं सुनो कि नहीं सुनो बाढ़ आई, आप 100% ये सुनोगे कि असम के अंदर बाढ़ आई। कहां सुनोगे? असम में। अखबार पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो अब असम के अंदर बाढ़ आई तो प्राकृतिक आपदा भयंकर होती है वहां पर। तो उस समय अगर कोई सांसद चाहे कि यार असम की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, मैं वहां पर पैसा डोनेट करूंगा, तो 5 करोड़ नहीं कर सकता पूरा का पूरा, 1 करोड़। कितना कर सकता है? 1 करोड़। ये बात ध्यान रख लेना, ये मैंने लिखवाई है। भारत का 100 किसको कहते हैं? नहीं बोलते। भारत का 100 क्या है? राहुल गांधी। ठीक है, कितने रुपए तक के व्यय की अनुशंसा कर सकता है? 1 करोड़ रुपए। ये पॉइंट आपको एक ध्यान रखना। समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? जिस तरह से एमपी लेड है, जिस तरह से मैंने आपको ये योजना बताई, कौन सी? एमपी लेड। उसी तरह से एक योजना चलती है, उस योजना का नाम है एमएलए लेड। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलो आप बताओ, आप बाड़मेर के हो? बाड़मेर के हो आप? हाँ, तो बाड़मेर में विधायक कितने हैं? बाड़मेर जिले में विधायक कितने हैं? 8, 6, 8 ना, तो 6 है ना 8 है, 7 है। कितने? 7। ठीक है, बाड़मेर में विधायक है 7। तो जिस तरह से सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसी तरह से राजस्थान के अंदर जितने विधायक हैं उनको अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए भी कितने पैसे मिलेंगे? 5 करोड़। समझ में आई बात? जैसे बाड़मेर का विधायक है,
बाड़मेर के विधायक को 5 करोड़ मिलेंगे, शिव का विधायक उसको 5 करोड़ मिलेंगे, सिवाड़ा का उसको 5 करोड़, चौटन का 5 करोड़, गुड़ामालानी का 5 करोड़ और पचपदरा का 5 करोड़। कुल मिलाकर राजस्थान बाड़मेर में 7 है, तो 7 विधायक को 1 साल में कितने मिलेंगे? तो 5 साल तक शासन रहता है, टोटल कितना मिलेगा? 25 करोड़। उस योजना का नाम है MLA लेड। अब बाड़मेर का विधायक सोचे कि मैं शिव जाकर विकास कार्य करूं, संभव है क्या? और उसके लिए शिव का विधायक बैठा है ना, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पैसा खर्च कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो अगली योजना आएगी MLA लेड। लिखो फुल फॉर्म, फटाफट लिखो, कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करो। फुल फॉर्म क्या लिखोगे? मेंबर ऑफ फटाफट लिखिए फुल फॉर्म। लिखो लिखो फुल फॉर्म लिखिए। और मैडम क्या हो गया आपके? फुल फॉर्म लिखी? यार तो लिखो ना खुद की तरफ से, मैं तो लिख दूंगा, आप लिखो पहले कॉपी में। समझा ही ना मैंने? नहीं लिख पाओगे? अच्छा वापस बोलूं? देखो मैंने आपको बताई MP के लिए, अभी अगली मैंने बताई MLA के लिए। तो योजना का नाम हुआ MLA लेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। बस MP की जगह क्या करना है? MLA। सांसद की जगह क्या करना है? विधायक। इतनी सी बात है, लिखो। बात नहीं, मैं फिर कुछ और लिखा दूंगा, बाबूजी शुरू कर दूंगा मैं इसके अंदर ही। ये है कहाँ पर? LA नहीं होगा, LE होगा। हाँ E होगा। और क्या गलती लिखी है? ए सही है। लेजिस्लेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? LE आती है। लेजिस्लेटिव ये होता है, कुछ को तो पता है। चलो ठीक है। इसमें अब क्या लिखोगे? प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए 5 करोड़ की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। ठीक है, बताऊंगा।
ठीक है, बात समझ में आई? तो उसके लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम क्या है? MLA। फुल फॉर्म लिख दी, कल करवाऊँ, है ना? मेरा खुद का गला आज जाम हो गया है। कल करवाऊंगा मैं ना, आज बहुत कुछ। हाँ बताओ, आंसर बताओ, क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया कल ही। बताओ, भारत की सबसे, एक बैठो बैठो एक बार, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? गुरु गोपाल। भारत की सबसे ऊंची झील वुलर। भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, भारत की सबसे ऊंची झील सब नहीं पड़ गया है। चोलामू, सिक्किम वाली, उसका नाम कई जगह चोमयू आता है, कई जगह चोलामू आता है, कई जगह चोमालू आता है, जहां से तिस्ता नदी निकलती है। भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पड़ गए उन्हें, तुम तुक्के मचका रहे हो। कल वापस दे के आना, जाओ।